नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले भाग में झुनझुनी अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कितना संघर्ष कर रही है और वह दूसरों के घरों में जाकर काम काज करती है। और दूसरी तरफ आपने देखा था कि उसके छोटे छोटे बच्चे बड़े हो चुके हैं जो कि घर में अपनी माँ की मदद कराते हैं। चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। मोनी अपनी बहन सोनी को पढ़ा रही होती है और इतने में ही कालिया नाग आ जाता है। कालिया नाग को अपने सामने देखकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और कालिया नाग को देखकर दोनों पीछे हट जाती हैं। और दूसरी ओर टुनटुन आराम से बैठकर समोसे खा रही होती है कि तभी उसके फोन की रिंग बजने लगती है। हेलो टुनटुन, बहन तुम अपने घर जल्द से जल्द चली जाओ क्योंकि कालिया नाग बाहर घूम रहा है। क्या? ठीक है बहन, मैं अपने घर चली जाती हूँ। अरे सुनहरी बहन, तुम भी समोसे बनाना बंद करो और अपने घर जाओ क्योंकि कालिया नाग जंगल में घुस आया है। वो किसी भी पशु पक्षी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए तुम अपने घर जाओ। ठीक है बहना, मैं समझ गई हूँ। कालिया नाग के बारे में मैंने भी सुना था, पर ये आज के समोसे अरे तुम तो चली गई। अरे मैं अब क्या करूँ, सारे समोसे भी खराब हो जाएंगे और इतना सारा तेल का भी नुकसान हो जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो गया। कहा ये सोचने लगती है और टुनटुन अपने घर चली जाती है। दूसरी ओर सबको खबर करने के बाद काला कौवा भी अपने घर की ओर चला जाता है और तेज तेज चिल्लाकर अपनी पत्नी को आवाज देता है। अरे मेरी धर्म पत्नी, अरे मेरी धर्म पत्नी, कहाँ हो भाई, दरवाजा खोलो। अरे ये क्या, अंदर तो सावरी अपनी पकौड़ी खाने में मस्त है। अरे वाह, मैंने तो कितनी टेस्टी पकौड़ी बनाई है, बहुत ही ज्यादा खुशबू आ रही है। वाह। ये क्या सावरी, तुम सुनाई नहीं दे रहा है तुमको? अरे वाह, ये पकौड़ी बना के रखी है तुमने। अरे बाप रे बाप, तुम्हें पता भी है बाहर कालिया नाग घूम रहा है? अरे तुम तो पकौड़ियाँ खाने में मस्त हो और कालिया नाग घर में घुस के हमारे बेड के नीचे बैठ जाता और रात को हमारे ऊपर चढ़ जाता, तब क्या होता? अरे मेरी बेगला औरत। अरे जी, मैं क्या करूँ, तो कालिया नाग आ गया तो आप तो जब देखो मेरे खाने पीने पर ही रोक टोक लगाते रहते हो। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ आपसे। शादी के बाद अपने माँ बाप के घर में मैं कितनी खुश थी, लेकिन आपसे शादी के बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। ढंग से पकौड़ियाँ भी नहीं खाने देते। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी किस्मत। अरे भाग्यवान, क्या कह रही हो? ये खाने पे रोक टोक? ना 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 ना। अरे भाई, कालिया नाग आ रखा है बाहर, अगर वो हमारे घर में घुस गया होता तब क्या करती तुम? और दूसरी ओर कालिया नाग मोनी और सोनी को घूर घूर के देख रहा होता है। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा इन नन्हे मुन्ने बालकों का। मोनी जलती हुई लकड़ी उठाकर काले नाग की तरफ दिखाने लगती है। बच्चों की हिम्मत देखकर कालिया नाग कुछ बोलता है। तुम लोग मुझे डराना चाहते हो, पर मैं नहीं जाने वाला। पर उनकी हिम्मत देखकर कालिया नाग वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और मोनी और सोनी बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं और तब तक उनकी माँ भी आ जाती है। अरे अरे मेरे बच्चों, तुम ठीक हो ना? ये क्या मैं देख रही थी कि काला नाग हमारे घर से निकला है। तुम दोनों ठीक हो ना मेरे बच्चों? एकदम ठीक हो ना? हाय, मेरी तो जान ही हथेली पे आ गई थी। हाय भगवान, सब कुछ ठीक। इसी तरह से कालिया नाग शर्मसार होकर वहाँ से चला जाता है और उस जंगल के सभी पशु पक्षी खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। नीलपुर नामक गांव में एक बहुत सुंदर और घना जंगल है और उस जंगल में मासा नाम की एक चिड़िया रहा करती है। वह देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं है, इस कारण उस जंगल के पशु पक्षी उससे बात नहीं किया करते हैं।
और उसी जंगल में मोहन नामक एक चिड़िया रहा करता है अपनी बहन सोनम के साथ। मोहन बहुत आवारा और बिगड़ा हुआ है, इसीलिए उसकी दीदी सोचती है कि उसकी शादी करा दी जाए। यह सोचने के बाद वह इस नतीजे पर आती है कि क्यों ना माशा से ही उसकी शादी करा दी जाए। और अगले दिन ही वह माशा के घर जाती है और उससे शादी की बात करती है कि वो उसके भाई से शादी कर ले। सोनम के इस प्रस्ताव से माशा बहुत खुश हो जाती है और हाँ कर देती है। और 2-4 दिन में ही माशा की शादी हो जाती है मोहन से। माशा को तो लगने लगा था जैसे कि उसकी ज़िंदगी अब संवर गई है। अगले दिन ही मोहन की बहन शादी कराकर अपने ससुराल वापस चली जाती है। 1-2 दिन में ही माशा को अपने पति का भयानक सा रूप नजर आने लगता है। उसका पति उससे बात भी नहीं किया करता था और उसका ध्यान रखना तो दूर की बात थी। मोहन अपनी जिम्मेदारियों से बचने लगा और वह कोई भी काम नहीं करता, लेकिन सुबह होते ही घर से निकल जाया करता था। अपने पति का बर्ताव देखकर माशा बहुत दुखी होती है और यह सोचने लगती है कि वह किससे सलाह ले कि उसका पति सही रास्ते पर आ जाए। यह सोचते ही उसके दिमाग में मनीषा का ख्याल आता है और वह उसके घर की ओर उड़ने लगती है। काफी दूर उड़ने के बाद वह मनीषा के घर पर पहुंच जाती है और उसे बाहर खड़े होकर आवाज देने लगती है। मनीषा, मनीषा बहन, मनीषा बहन। मनीषा माशा को देखते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे देखते ही बोलती है कि इतने दिनों के बाद माशा, आखिर तुझे मेरी याद कैसे आ गई? अच्छा आ ही गई है तो चल आजा, अंदर आजा, चल अंदर चलकर बात करते हैं, आराम से बैठ यहाँ पे। तुझे तेरी शादी बहुत बहुत मुबारक हो। और बता क्या सब चल रहा है नई नई शादी में? तू खुश तो है ना अपनी शादी से? मनीषा बहन, मैं तुझे अब क्या ही बताऊं। मेरे पति है ना, वो बहुत आवारागर्दी करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, मुझसे बात तक नहीं करते हैं। तुम ये समझ लो जब से हमारी शादी हुई है उन्होंने मेरा नाम तक नहीं पुकारा। अरे ये तो गलत बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो तुझसे कहती हूँ कि तू थोड़ा बन ठन के रहा कर ताकि जीजाजी तेरी तरफ आकर्षित हो जाएं। तू शादीशुदा है, तुझे भी बन ठन के रहना चाहिए ना। देख शुरू की बात है और वैसे भी इसमें उनकी क्या ही गलती। बहन बुरा मत मानना, तू तो जानती है तू थोड़ी सी तू बस इतना जान कि तुझे बन ठन के रहना है और उन्हें रिझाना है। दोनों आपस में बातें करने के बाद माशा अपने घर की ओर जाने लगती है और मनीषा भी अपने घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। दूसरी ओर माशा अपने घर की ओर तेजी से जाने लगती है। रास्ते में सोचते हुए जा रही थी कि मैं कैसी लगूंगी जब मैं ये कलर पहनूंगी, मैं वो कलर पहनूंगी। तभी बीच रास्ते में ही उसे कालू कौआ मिल जाता है और वह उसे जोर जोर से आवाज़ लगा रहा होता है। माशा बहन, माशा बहन। उसके पास आ जाती है। अरे बहन, मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है, और वैसे किसने किया ये शुभ कार्य? देखो बहना, वैसे तुम्हारी शकल सूरत और रंग रूप। कालू भैया, मुझे पता है मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, इसीलिए कोई मुझसे बात नहीं करता है, लेकिन आपने मुझे यह सब कहने के लिए बीच रास्ते में रोका है। और ऐसा बोलकर माशा अपने घर की तरफ उड़ने लगती है। बात तो मैं हमेशा से ही ठीक करता हूँ, पता नहीं इसने बुरा क्यों ही लगा लिया है। भाई क्या ही बोले, आजकल सही बात तो सभी को ही बुरी लगती है। खैर जाने दो। माशा को कालू कौवे की बातें बहुत बुरी लगती हैं और वह एक जगह रुककर
जोर जोर से रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। मैं जानती हूँ कि मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, तो लोग मुझसे ये कहने के लिए भी क्यों बात करते हैं? कुछ देर अपने आप को समझाने के बाद माशा अपने घर वापस आ जाती है और अपने घोंसले में दाना भी रखती है। और कुछ देर में ही अंधेरा होने लगता है और उसे अपने पति की चिंता होने लगती है और वह बोलती है कि कितनी देर हो गई है, यह अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे इनकी फिक्र हो रही है। इतने में ही उसका पति मोहन आ जाता है और उसकी तरफ मुंह घुमाकर बैठ जाता है। सुनिए जी, मैं आपके लिए दाना लाई हूँ, लीजिए ना, खा लीजिए दाना, आप भूखे होंगे। बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ आपके लिए, लीजिए ना, खाइए। माफ कीजिएगा, लेकिन आपसे कुछ पूछना था। आप मुझसे नाराज क्यों हैं? क्या आपकी शादी मुझसे जबरदस्ती कराई गई है? बताइए मुझे। उसकी बातों का मोहन कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप एक तरफ मुंह घुमाकर बैठा हुआ होता है। यह सब देखकर माशा भी अपना मुंह घुमाकर एक तरफ बैठ जाती है और रोने लगती है। अगली सुबह माशा नदी किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, चाहे मैं कितना भी नहा धो लूं, लेकिन सुंदर तो नहीं बन सकती हूँ। खैर, जो भी है, नहा लेती हूँ जल्दी से, घर जाना होगा, फिर लाली पाउडर लगा के मुझे दाना ढूंढने भी तो जाना है। कुछ देर खुद से बातें करने के बाद और नहा धोने के बाद माशा अपने घर की तरफ चली जाती है। घर पहुंचकर वह लाली पाउडर और अपने बाल बनाने लगती है और सोचती है कि आज तो मैं अपने पति देव को रिझा कर ही दम लूंगी। बहुत हो गया लुका छुपी का खेल। वह बहुत खुश होकर अपने आप को तैयार कर रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि मोहन कितना ढीठ है कि तभी मोहन आ जाता है और उसे पहली बार कुछ बोलता है। देखो माशा, मैं जो आज ये तुमसे बोलने जा रहा हूँ उसका बुरा मत लगाना, क्योंकि ये सच है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता हूँ और तुम्हें यह बात भी पता है कि जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हारा एक बार नाम तक नहीं पुकारा है। तो इसीलिए तुम ये सोचना बंद कर दो कि हमारा परिवार आगे बढ़ सकता है। जो शादी में चढ़ाई गई साड़ी है ना, वो मुझे दो। और माशा बिना कुछ बोले ही अपने पति को साड़ी दे देती है और उसे जाता देख वह अपने पति का पीछा करने लग जाती है। वह अपने पति का पीछा करते करते सोच रही थी कि ये मुझे क्या हो गया है, मैं इनका पीछा क्यों कर रही हूँ? लेकिन देखना भी जरूरी है, ये साड़ी लेकर कहाँ जा रहे हैं? उड़ते उड़ते जब वह तालाब किनारे आती है तो देखती है कि सोन चिड़िया को उसका पति उसकी चढ़ाई हुई साड़ी दे रहा है, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। दूर बैठी ये नज़ारा देख रही थी और बहुत दुखी होकर रोने लगी और वो उसके पास गई। क्यों जी, आप इसको ये साड़ी क्यों दे रहे हैं? और ये है कौन? आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। वह मोहन की सारी हकीकत जानकर वापस चली जाती है। माशा के दुखी होने से या रोने से मोहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ समय बीतने के बाद सोना और मोहन शादी कर लेते हैं। कुछ दिन तक तो सोना और मोहन की शादी ठीक ठाक चलती है और कुछ दिनों के बाद सोना अपने रंग रूप दिखाने लगती है और उससे वही बर्ताव करने लगती है जैसा मोहन माशा के साथ किया करता था। दोनों में अब बहुत लड़ाई और कलेश होने लगा था और बहुत ज़्यादा वो आपस में लड़ने लगे थे। कुछ महीनों बाद वह मोहन को छोड़कर चली जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कहानी में मोहन ने माशा के साथ क्या किया था। मोहन भी माशा की तरह ही रो रहा है।
अब उसे ये एहसास हो चुका था कि उसने मासा के साथ कितना गलत किया, लेकिन अब क्या ही हो सकता है, अब तो बहुत देर हो चुकी है।